और ये प्रतियोगिता जी व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पकड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। महिंद्रा मैक्सिमो मिनी ट्रक, दुनिया के पहले C2CRT इंजन के साथ। मैक्सिमो टेक्नोलॉजी का दम। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर लगा है इन्वेस्टर महाकुंभ, जहां पर हम आपको आज बना रहे हैं करोड़पति। और अभी फिलहाल सीधा चलते हैं अहमदाबाद, जहां मेरे सहयोगी मनीष देसाई के साथ कुछ लेडीज हैं, उनके कुछ सवाल है, आइए जानते हैं। मनीष, क्या है उनके सवाल? सवाल पूछना चाहती हैं? मनीष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लगता है मनीष को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। लगता है मनीष को मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ दर्शक हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं। सबसे पहले मिस्टर प्रभात कामत, आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, क्या सवाल है आपका? मैं लगभग 50-55 साल का आदमी हूँ। मेरे इन्वेस्टमेंट 75% स्टॉक मार्केट में है, 15% म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, और 10% फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट पे है। गिवन द अनसर्टन मार्केट सिचुएशंस, हमें ये प्रपोर्शन बदलना है या नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपसे पूछना चाहूंगी, 2-3 साल का नजरिया है इनका, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, जहां तक एसेट एलोकेशन का सवाल है, वो सही बात है कि एक थंब रूल होता है जो हम बोलते हैं कि जितना आपकी एज है उतना पोर्शन जो आपका वो डेट में जाना चाहिए, बाकी इक्विटी में जाना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि आपको पोर्टफोलियो से क्या रिजल्ट चाहिए, क्या आपको वहां से रेगुलर इनकम चाहिए, क्या आपको किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप चाहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आपको रेगुलर इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो डेफिनेटली जो आपका जो इन्वेस्टमेंट अभी जो एलोकेशन है 75% जो इक्विटी में है, उसको मुझे लगता है कम करने की जरूरत है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो स्टॉक्स में होता है बहुत कम होता है, तो उतना डिविडेंड शायद आपको नहीं मिलेगा। उससे अच्छा मुझे लगता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा बढ़ाएं अपने पोर्टफोलियो में, या अगर चाहें तो आप कोई डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड जो होते हैं जहां पे आपको मंथली इनकम भी मिलता है और थोड़ा इक्विटी एलोकेशन भी कम होगा। मुझे लगता है अगर आप रिस्क ले भी पाए तो भी 75% आपके इस स्टेज पे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा शायद कम कीजिए। म्यूचुअल फंड में देखेंगे आपको वहां थोड़ा रेगुलर डिविडेंड भी मिलेगा, तो आई थिंक वो दोनों आपको जो पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस कर देगा। चलिए, अगला सवाल है इक्विटी से जुड़ा हुआ, गणेश शानबाग, आपसे पूछेंगे हम। मिस्टर डी भांबरे पूछना चाहते हैं एक सवाल। मेरे पास अभी लास्ट 8-9 बरस से 2000 शेयर्स सुंदरम फास्टनर के हैं, 1000 उषा मार्टिन के हैं और 1000 सेसागोवा के हैं। तो मुझे 50% उसमें निकाल के दो या 3 शेयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसमें से एक है लुपिन लैबोरेटरी, और दूसरा है योर सजेशंस। आप यही है आपका सजेशन? आप ओल्ड स्टॉक से निकल करके न्यूअर स्टॉक्स में आना चाहते हैं, न्यू जनरेशन स्टॉक्स कह लीजिए। गणेश, क्या है आपकी सलाह? नहीं, मेरे ख्याल से सुंदरम फास्टनर्स एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की, काफी अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं। और सेसागोवा भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। स्टील बनाने के लिए आयरन ओर की सख्त जरूरत है, और जिस हिसाब से कंपनी के पास खनिज है ऑलरेडी, मेरे ख्याल से इसमें बने रहना उचित रहेगा। हाँ, उषा मार्टिन में चाहिए तो इनको एक बार निकल कर शिफ्ट किया जा सकता है, लुपिन जैसी कंपनी की तरफ देखा जा सकता है। चलिए, अभी हम सीधे रुख करते हैं अहमदाबाद का, जहां मनीष देसाई है हमारे साथ, कुछ लेडीज हैं उनके साथ जो हमसे सवाल करना चाहती हैं। मनीष, क्या सवाल है उनके? लगता है महिलाओं की बात जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। खैर, यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पूछिए। बिल्कुल। मेरे साथ ही मैम है, आप अपना सवाल पूछना चाहती हैं? ज्यादातर एनालिसिस मार्केट के गिरने के बाद या बढ़ने के बाद किया जाता है, तो
इन्वेस्टमेंट गुरुज उसकी सिग्नल्स रिटेल इन्वेस्टर्स या आम आदमी को उसके पहले क्यों नहीं बताते हैं? बहुत से गणेश गणेश आप बताइए। आई थिंक ये एक बहुत अहम चीज है कि रिएक्ट होने के बाद हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर निवेश कर रहे हैं कोई स्टॉक्स में या कोई सेक्टर में, अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लेके कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको डरने की कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट में, लेकिन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये जरूरी है देखने के लिए। और जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, जिस सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं, वहां पर आपको निवेश करते वक्त एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये सेक्टर हालांकि इसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, ये टेम्पररी फेज में नहीं रहेगा। जैसे छाते की कंपनी में बारिश में ही चलेगी, आप कहेंगे कि गर्मियों में चलना चाहिए तो चलेगा नहीं। तो वो एक आपको नजरिया रखना चाहिए जब इन्वेस्ट करते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लेके सेक्टर और कंपनी चुन के निवेश करना जरूरी है। चलिए एक और सवाल है, आप पूछना चाहेंगे सर? मैं पूछना चाहता हूं कि अधिकतर सबको मालूम है इक्विटी में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन अधिकतर इन्वेस्टर डेप्थ में ज़्यादा है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट सरप्लस मार्केट में है, उसमें से 95% ही डेप्थ में है और 5% ही इक्विटी में है। ऐसा क्यों? निवेशक क्यों डरा हुआ इक्विटी मार्केट से गणेश? एक्चुअली देखा जाए ये एक साइकोलॉजिकल एंगल है। हर एक आदमी यही चाहता है कि सिर्फ अपसाइड ग्रोथ मिले और रिस्क बिना रहे, ये तो होगा नहीं। रिटर्न्स आर लिंक्ड टू रिस्क, तो रिस्क रिटर्न रेशियो देखना जरूरी है। और इंडिया में अभी मैच्योरिटी उस लेवल तक नहीं आई जहां कि एक आम आदमी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे, और अवेयरनेस भी इतना नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोग स्पेकुलेटिव ट्रेंड के हिसाब से इक्विटी में देखते हैं। एक लॉन्ग टर्म नजरिया, एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के हिसाब से अगर आप एसेट एलोकेट करके इक्विटी की तरफ देखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो मैच्योरिटी जिस हिसाब से डेवलप्ड कंट्रीज में, हालांकि एक्सट्रीम ऑपोजिट है, 5% सिर्फ डेट फंड में है और 90-95% इक्विटीज में रहता है और इक्विटी फंड्स में रहता है। तो वो लेवल की मैच्योरिटी मेरे ख्याल से इंडिया में करीब अगले 20-25 साल में आ जाएगी। जो पहले रहेंगे इसमें वो मुनाफेदार रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहना जरूरी है। चलिए अब वापस से रुख करते हैं, कोशिश करते हैं अहमदाबाद जाने की। मनीष, क्या आपको आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो क्या सवाल है आपके साथ जो महिलाएं बैठी हैं उनका? जी, हमारे साथ अहमदाबाद की कुछ महिलाएं हैं जो इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए जुड़ी है हमारे साथ। चलिए उन्हीं से जानते हैं वो क्या जानना चाहती है इस महाकुंभ से। मैडम बताइए, आप क्या जानना चाहती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2008 के साल में मैंने LNT लिए थे करीब 75 शेयर और 2470 में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिए थे मैंने 100 शेयर 1275 के आसपास। तो अभी तक वो भाव नहीं आए, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? गणेश बहुत बढ़िया सवाल था। मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि दोनों अच्छी कंपनियां हैं। और LNT में तो 9 तरह का एक सब डिविजन भी अनाउंस किया गया है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब सब डिवाइड होते हैं कंपनी, एक एक रिस्पेक्टिव एरियाज ऑटोमेटिकली एक क्रिटिकल मास मिल जाता है और इन कंपनियों की वैल्यूएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है। हालांकि जिस हिसाब से ये पैन आउट होगा ये देखना जरूरी है। मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स में फिलहाल के तौर पर बने रहना उचित रहेगा। चलिए वापस रुक करते हैं अहमदाबाद का। मनीष, दूसरा सवाल। जी, हमारे साथ है पूर्वी शाह। पूर्वी बताइए क्या जानना चाहती है? मेरे पास 2 लाख रुपीस है, तो मेरे 2 डॉटर है, 12 साल की और 14 साल की। तो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं कहाँ कर सकती हूँ इन्वेस्ट? हेमंत, बेटियों के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्या सलाह देंगे? 12 साल और 14 साल की बेटी है, पढ़ाई और शादी गोल। देखिए, अगर अब ये मान के चलें कि 2 ऑब्जेक्टिव जो हमेशा रहते हैं बच्चों के लिए, हमारे एजुकेशन या फिर मैरिज के लिए, तो कम से कम 8 या 10 साल का यहाँ पे टाइम होराइजन है। तो इसका मतलब है हमें कॉर्पस बिल्ड करना है, और कॉर्पस बिल्ड करने के लिए मुझे लगता है इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इक्विटी की, वहाँ पर रिस्क है, वो बात सही है, लेकिन वो जनरली जो रिस्क रहता है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में रहता है। लॉन्ग टर्म में जब भी आप इन्वेस्ट करें
तो आपका फोकस जो होना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, और वहां पे शायद इक्विटी एज एन एसेट क्लास सबसे बेटर परफॉर्मेंस करती है। तो इन पर्टिकुलर केस में आई थिंक क्या कर सकते हैं, आपके अच्छे म्यूचुअल फंड लीजिए, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स, उनमें 8 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास लमसम है तो वहां से शुरुआत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर साथ में आप SIP के द्वारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से अगर आप इसको और थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो क्या होगा कि आपने जो पैसा आप आज लगाया है, हालांकि उसको ग्रो करने के लिए 10 साल हैं, शायद 8 या 9-10 साल होंगे, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो जाएगा। और मुझे लगता है अगर हम 15% का रिटर्न लेके चलें तो काफी अच्छा कॉर्पस बच जाएगा। तो दोनों का मिक्स कीजिए, एक लमसम भी कीजिए और कोशिश कीजिए कि सिस्टमैटिकली हर महीने आप कुछ पैसा उसमें और ऐड करते रहिए। चलिए अब लेते हैं इक्विटी से जुड़ा एक और सवाल। करण, आप पूछना चाहेंगे? मेरा ये प्रश्न है कि अगर करंट मार्केट को देखें तो डिफेंसिव स्टॉक्स के टेक्निकल्स क्या कहते हैं, स्पेशली फार्मा सेक्टर को ध्यान में रखते हुए? गणेश, एक्चुअली फार्मा सेक्टर इंडेक्स के हिसाब से एक ज्यादातर वेटेज नहीं दिया जाता है फार्मा सेक्टर को पर से। इसके लिए एक लार्ज कैप सेक्टर भी नहीं है ओवरऑल। तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए इसमें निवेश करना एक डिफेंसिव स्टोरी के हिसाब से ठीक है। एक परसेंटेज आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा फोकस फार्मा में रहना नहीं चाहिए। हालांकि जब मार्केट्स काफी पिटते हैं तो फार्मा कंपनीज पिटते नहीं हैं, तो एक डिफेंसिव के हिसाब से लिया जा सकता है। इमीडिएट अपसाइड ट्रिगर आना मुश्किल है यहाँ पर। अहमदाबाद में मनीष, आपके पास कुछ और सवाल हैं? हाँ जी, हमारे साथ है मेघना गांधी जो जानना चाहती है कि SIP में क्या सवाल है मैडम आपका? मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो SIP, म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF, रिस्क रिटर्न एनालिसिस के हिसाब से 5 साल के बाद मेरे पास किस चीज में ज्यादा रिटर्न मिलेगा? हेमंत, मेरे ख्याल से आपके लिए ये सवाल। देखिए 5 साल का समय है, बहुत ज्यादा नहीं है इक्विटी के लिए। तो मुझे लगता है वहां पे जो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड जो होते हैं, बैलेंस फंड, वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। गोल्ड में आप कुछ हिस्सा इसका डाल सकते हैं, दोनों का मिक्स करके भी डालेंगे तो मुझे लगता है अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स रहेगा। जहां तक रिटर्न का सवाल है, मुझे लगता है अगर हम 5 साल के होराइजन की बात करें तो शायद इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगी, बट आई थिंक दोनों का मिक्स करेंगे तो एक पोर्टफोलियो में अच्छा मिक्स मिलेगा आपको। मनीष, आपका और आपके साथ जो महिलाएं जुटी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और हमें उम्मीद है कि जो सलाह यहाँ से मिली है वो काफी मदद करेगी। आप सभी का भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने का, और आप तीनों मेहमान जो हमारे साथ बने रहे इस पूरे 1 घंटे के दौरान और तमाम सलाह दी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस आयोजन में अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये चर्चा आगे भी बनी रहेगी। देखते रहिए इन्वेस्टर महाकुंभ। ये प्रस्तुत करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेल्थ क्रिएशन पार्टनर BML वेल्थ क्रिएटर्स, सपोर्टेड बाय NSDL। गोल्ड प्राइस स्पॉन्सर वामन हरिपेठे ज्वेलर्स। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। JK सुपर सीमेंट।